गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। और मैंने आपसे कहा था, डे वन पे ही कहा था आपसे मैंने कि आपको टूरिस्ट समझना अपने आप को। आप क्या है? आप एक टूरिस्ट हैं जो मेरे साथ जो है वो सेल के भ्रमण पर निकले, सेल को देखने के लिए आप निकले हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको कि यहां पर ऐसा होता है, यहां पर वैसा होता है, तो सेल की पूरी कहानी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक देख चुके हैं हम कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, क्या डिफरेंस उसमें होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का सेल इन्वेलप किस तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम किस तरह के होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, क्या डिफरेंस उनके बीच में होते हैं। फिर सेल वॉल को देखा हमने, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखा हमने, वो देखा प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को देखा हमने। ठीक है बेटा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखा हमने, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया। और मैंने आपसे कहा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है वो इट्स ए की फॉर द इंटायर बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी की चाबी के समान है। तो फिजियोलॉजी से जुड़े हुए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट पर भी बात किया था हमने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी हम मतलब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और जानने के लिए, एज ए टूरिस्ट और जानने के लिए। ठीक है, इसको अपन छोड़ते हैं, पढ़ाई मढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई तो अपने आप होगी, यानी जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे। पहले पढ़ने का मजा लेते हैं। याद रखिए, जब तुमको फिल्म देखते हो तो कौन सी फिल्म देखी तुमने हाल ही में? पठान। ठीक है, पठान बड़ी हिट मूवी है, देखी तुमने? या एक जमाने में तुमने देखी होगी वांटेड, पठान, और क्या यार एक था टाइगर, और मैं तो नाम भूल जाता हूं, बहुत सारी फिल्में आई, हिट मूवीज आपने देखी होंगी। आपको सब की कहानी याद है? मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है, सब कहानी याद है आपको, क्योंकि मजा मजा लिया आपने फिल्म में तो वो याद रहेगी। लेक्चर में मजा नहीं लेते अपन, लेक्चर में अपना होता है बोझ, बोझ लगेगा तो बोझ तो आदमी भूलेगा। ठीक है, तो मेरे को बोझ मत समझो, ये सोचो कि बायोलॉजी की क्लास लगती है तो टिनिंग टिनिंग नेटफ्लिक्स का एक सीरीज चलता है यहाँ पे, उसमें आए हम लोग, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात अच्छे से, क्वेश्चन एग्जाम तो अपने आप निकलेगा। 360 आउट ऑफ 360 आएंगे बायोलॉजी में। चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले कमांडोज हाई अलर्ट पर हो जाओ, कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। बताइए क्या होता है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के? व्हाट इज यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट के? यूनिपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, ये बताइए आप। ठीक है, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के? यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, इस टर्म का मतलब क्या आपको बताना है। वाई सोडियम पोटेशियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक? सोडियम पोटेशियम पंप को हम इलेक्ट्रोजेनिक क्यों कहते हैं? आपको बता दूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में और प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन में तरलता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन में तरलता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी इन मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी से मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये मत बोलना बताया नहीं, सब समझाया हुआ। ठीक है, नहीं तो कहां गया मेरा बेत? ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूं कहीं, मैं यहां पे रखता हूं एक बेत की, तुमको है ना तो पिटाई लगाने के लिए। ठीक है, पुराने जमाने में बच्चे पढ़ते थे ना तो उनकी खूब पिटाई लगती थी। ठीक है, आजकल तो नहीं लगाते टीचर पिटाई, लेकिन हम तो पुराने जमाने के टीचर, तो हम तो पिटाई भी लगाएंगे ना, तो पढ़ कर आना, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज बात करने वाले हैं बेटा हम जो है, अब सेल में हमने मेम्ब्रेन समझ गए, अब मेम्ब्रेन आके टूरिस्ट के समान आप मेरे साथ अंदर आए सेल में, आपने कहा सर बताओ आप क्या दिखाओगे? तो मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि सेल में कहां कहां पर तुमको डीएनए देखने मिलता है? सेल में डीएनए 3 जगह पर होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान से मेरी बात सुना, सेल में डीएनए 3 जगह पर होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल में, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां कहां होता है? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां कहां होता है? तो प्लांट सेल में, जैसे हमने साइटोप्लाज्म वर्ड यूज किया, मतलब प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस कर दो, बचा हुआ कहलाएगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अटेंटिव रहिए। एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां होता है? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लियर?
तो ये छोटी छोटी बातें याद रखो, ये सब डिराइव्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये लिखे नहीं होंगे किताब में सीधे, ये ऐसे एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या मतलब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हमारी सेल जो है, उस सेल में क्या क्या घटने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पता होता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज द बॉस, ठीक है, न्यूक्लियस बॉस का केबिन है, वहां पे बॉस रहता है डीएनए, एंड न्यूक्लियस के डीएनए को सब पता है, कब जिंदा रहना है, कितने रहना है, उसको ये भी मालूम है कब सेल को मर जाना है, ठीक है। प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल के एक वर्ड यूज करते हैं हम, एपोप्टोसिस, ठीक है, एक वर्ड होता है, नोट कर लेना, एपोप्टोसिस। इट मींस प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ ए सेल। एक सेल को कब मर जाना है यह भी न्यूक्लियस का डीएनए डिसाइड कर लेता है, ठीक है। हम सब की सेल्स में, हम सब के डीएनए में हमारी प्राकृतिक आयु लिखी हुई है कि 78 साल जिएंगे, 88 साल जिएंगे, 98 ईयर जिएंगे, 78 ईयर जिएंगे, 68 ईयर जिएंगे, सब लिखा हुआ है, ठीक है। यानी डीएनए में नेचुरल एक इबारत लिखी हुई है, और वो फैमिली हिस्ट्री परिवार से आता चला जा रहा है कि डीएनए बोलता है बायोलॉजिकल क्लॉक स्कीन, मतलब हो सकता है किसी के परिवार में सब लोग 90 साल के ऊपर जिंदा रहते हो, यदि कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना ना हुई, बीमारी ना हुई हो, तो बायोलॉजिकल क्लॉक 90 ईयर तक सेट है, किसी किसी के परिवार में 70 साल तक सेट है वो, ठीक है। देयर इज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं उसको कि डीएनए में ऐसा क्या मैसेज है वो, और यदि मिल गया एक बार तो साइंटिस्ट बोलेंगे भैया क्लॉक को सेट कर रहे हैं हम 150 वर्ष के लिए, 200 वर्ष के लिए। फिर क्या होगा, जो नेता लोग होंगे ना, नेता लोग जितने पॉलिटिशियन है, वो सबसे पहले अपने बोलेंगे, जाएंगे अमेरिका और बोलेंगे भैया हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर दो 500 वर्ष के लिए। कहेगा साहब आप तो क्या, आप तो ये आएंगे तो वही, ठीक है, 500 वर्ष के लिए, ठीक है, पब्लिक की लग गई बात, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है, समझ गए ना, ठीक है, पॉइंट ये है कि लोग बाग जो है वो पॉलिटिशियन जाके 500 साल अपनी उम्र करा लेंगे, ठीक है। गरीब आदमी बेचारा बोलेगा भैया मेरी 10 साल ही बढ़ा दो कम से कम, है ना, मतलब बहुत क्योस हो जाएगा वो। लेकिन साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं जानने की भाई कि प्राकृतिक आयु बढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है, ठीक, कभी और बात करेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है उसके पास सब कुछ है, इवन उसे यह भी पता है कब सेल्स को मार देना है। प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल इज नोन एज एपोप्टोसिस, याद रखना, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, अब यहां पर बड़ी बात आती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सेमी ऑटोनॉमिक के। जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियस के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, तो न्यूक्लियस के यदि एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसे बोल सकते हैं हम ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, बोल सकते हैं उसको हम ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के, एंड स्वायत्त है, उसको किसी से मतलब नहीं, न्यूक्लियस ने जो डिसाइड कर लिया वो होगा, बॉस ने जो सोच लिया वो होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, भूल जाते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे जीवन काल में कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे क्या होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब आप इमेजिन करो, याद करो, आप याद करो, इमेजिन क्या करो, याद करो, छोटे बच्चे तुम रहे होगे, अब डायरेक्टली इतने बड़े समय लॉन्च हुए तुम कि मोबाइल के ऐप जैसे लॉन्च हो गए तुम घर के अंदर, ठीक है ना, मतलब तुम जो है छोटे बच्चे रहे होगे। जब तुम 5-6 साल के थे तो तुम्हारे पास, जब तुम KG1 KG2 में या क्लास फर्स्ट में थे, तो तुम्हारे पास एक इन्विटेशन आया कि आज चिंटू का जन्मदिन है, आज चिंटू के जन्मदिन पर शाम को 6 बजे उसके घर जाना है। तो आप बड़े खुश, मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी ने कहा बेटा क्या हो गया, मम्मी चिंटू का जन्मदिन है, मुझे जाना है जाना है। मम्मी ने कहा ठीक है ठीक है, हम तुमको जन्मदिन पे छोड़ देंगे। कब से बेटा, मम्मी देखो लिखा डायरी में लिखा शाम को 6 बजे बर्थडे, और पेरेंट्स जो है बच्चे को छोड़े। तो अब चिंटू के जन्मदिन पे जाना है बंटी को। मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा मैं तुम्हें ले जाऊंगी, है ना। तो अब मम्मी बच्चे को छोड़ने गई, और मम्मी को मालूम है कि बर्थडे पे जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने एक पेंसिल बॉक्स पैक करा लिया, एक 50-100 रुपए का पेंसिल बॉक्स लिया, गिफ्ट रैप कराया, नाम लिखाया फ्रॉम बंटी टू लविंग चिंटू, ऐसे करके मम्मी ले आके बर्थडे पार्टी में लगे। अपने को कोई मतलब नहीं कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं उसको, बदले में क्या गिफ्ट मिलेगा उससे मतलब नहीं, बस इतना मतलब है कि मजा करने मिलेगा, गुब्बारे फोड़ेंगे, केक खाएंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, बस यही मजा जिंदगी का। बचपन एक अद्भुत जगह होती है, मतलब अद्भुत समय होता है वो, ठीक है। तो आप पहुंच गए, आपने चिंटू के जन्मदिन में खूब मजा किया। आपको नहीं मालूम कि मम्मी ने क्या गिफ्ट लिया, मम्मी ने डिसाइड किया, मम्मी ने देखा बजट कितना 50, चिंटू के घर जा रहा, 50 रुपए में काम हो जाएगा, 50 रुपए गिफ्ट लेके दे दिया, ठीक है। कब जाना है, मम्मी फिर 2 घंटे बाद लेने भी आ गई, लेने के आ गई तो आप चले भी गए। मतलब कब जाना है पार्टी में, ठीक है, पार्टी में क्या लेकर जाना है, क्या तुम पहनकर जाओगे, पार्टी से कब तुमको आना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय मम्मी।
मम्मी ने सब डिसाइड कर लिया कि भैया क्या कर, मम्मी और पापा ने सब डिसाइड कर लिया, है ना बेटा। मतलब यू आर टोटली डिपेंडेंट, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, पहुंचना कहां है, कैसे पहुंचना है, ये भी डायरी में लिखा था, मम्मी लेके चली गई। तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम टोटली डिपेंडेंट हो, ठीक है, नंबर एक। अब तुम थोड़े बड़े हो गए, तुम आ गए 9th क्लास में, 9th क्लास 10th क्लास में तुम आ गए कि अब 10th क्लास में आए और तुमको मालूम चला कि भैया शाम को बर्थडे पार्टी है 7 बजे, प्रिया का बर्थडे है ना। प्रिया ने सबको क्लास में बुलाया, बंटी, चिंटू, यू ऑल आर वेलकम टू माई बर्थडे पार्टी, आना, कोई भी रुक मत। उसने प्रिया ने बोल दिया, अब प्रिया ने इनवाइट कर दिया। अब प्रिया ने जब इनवाइट किया तो भैया फिर तो अपना बंटी भैया जो है ना, उनके मन में जो है ना वो तो ना, मतलब मन के लड्डू फूटते रहते थे उनके पैसे पहले ही, मतलब एक आध साल से फूट रहे थे, लेकिन जैसे इनवाइट किया तो उनको लगा कि ये पार्टी मेरे लिए ही हो रही है, बहुत भारी खुश। बाकी क्लास को भी इनवाइट किया गया, लेकिन बंटी को लग रहा है मन में कि मतलब ये पार्टी बाकी लोग तो ऐसे ही है वही आ रहे, अपन ही मेन गेस्ट थे। जबकि प्रिया के मन में ऐसा कुछ नहीं, प्रिया ने सबको इनवाइट किया उठ के। तो प्रिया ने कहा शाम को 7 बजे पहुंचना है, मेरे घर पे पार्टी है ना, और मेरा जो है वो 16th बर्थडे होगा, 10th क्लास की बात है। अब बंटी भैया फूले नहीं समा रहे, इंतजार कर रहे हैं कब स्कूल छूटे, कब शाम को 7 बजे घर जाके मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी ने कहा क्या, मम्मी तुम बहुत प्यारी हो, मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, मेरी जो किस्मत खुल गई ऐसी मां मिली। क्यों मस्का लगा रहा है, मम्मी 500 रुपए। क्यों, क्या करोगे 500 रुपए का, शाम को बर्थडे एक मेरे फ्रेंड का, मेरी फ्रेंड मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, उसमें जाना। कहाँ है, ओ मम्मी वो कॉलोनी में है, वहां पे ना वो राम सर नाम कॉलोनी में, वहां जाना है मेरे को। कॉलोनी में कौन सा फ्रेंड था तुम्हारा, मम्मी ये फालतू बात में पैसे दो। मम्मी है ना, मैं ना आपको इतना अच्छा मतलब पैसे पापा। मम्मी ने कहा ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो, ये लो 500 रुपए, शाम को जाना। कब जाओगे, 7 बजे। मम्मी लौट के कब आओगे, मम्मी फोन कर दूंगा ना। नहीं, टाइम पर उठ कर पापा गुस्सा करेंगे, आ जाऊंगा 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आ जाऊंगा। मम्मी सुनो ना, पापा तो अभी टूर पे गए, स्कूटर ले जाऊं, अब पापा गुस्सा होंगे। मम्मी प्लीज, पापा को कैसे मालूम चलेगा, है ना, मैं सीख भी गया हूं। पापा का स्कूटर उठा लिया, है ना, 500 रुपए लेके अपने मन से, है ना, प्रिया के लिए गिफ्ट लिया। अब क्या लिया ये सब बातें अपन नहीं करेंगे, ठीक है, कि क्या कुछ लिया गिफ्ट प्रिया के लिए, बहुत सोचा, फूल भी लिया, ये भी लिया, फिर सोचा नहीं यार ऐसा गलत मैसेज ना चला जाए, अच्छा मैसेज ना चला जाए, मतलब बड़ी विडंबना आदमी के मन की, कहीं बहुत अच्छा मैसेज ना चला जाए और कहीं बहुत गलत मैसेज ना चला जाए। मतलब ये बहुत बड़ी कंडीशन बुरी होती है कि मतलब कोई आपको बेस्ट फ्रेंड में फ्रेंड जोन ना कर ले और कोई एकदम से छिछोरा ना समझ ले, तो बड़ी भारी कंडीशन थी उसकी बंटी की। तो क्या बात है, सारे अनुभव है तुम लोग को, मतलब मैं बोलता नहीं उसके पहले समझ जाते हो, है ना। तो अब जो है वो वहां जो है वो बांध बूंद के गिफ्ट लेके सब पहुंच गए स्कूटर से, बढ़िया अपने कपड़े वपड़े बढ़िया पहन के ना, मतलब डबल प्रेस करके, बस जलने को बचा था, एक आध बार प्रेस होते कपड़ा जल जाता, ठीक है, लेकिन वो चपका, बाल भी अच्छे से ऐसे बना बनू के ना, ऐसे वो फुग्गा बना लिया बालों का। 10वीं क्लास के लड़के सिर में बालों का फुग्गा बना के घूमते हैं, ठीक है, बट लड़कों की अलग अलग फेज होती, कहीं बताऊंगा मैं, लेकिन लड़के जो है वो किस प्रकार से लड़कों की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं उनके बालों को देखकर आप, है ना। तो पॉइंट ये कि वैसे बैठ गए अपना फुग्गा वुग्गा बना के बालों का ऐसे ना, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह हुआ कि अब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कहां जाना है, क्या लेना है ना, कितने बजे निकलेंगे, मम्मी को फोन कर देंगे, गिफ्ट ले, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब पहले बचपन में क्या था, मम्मी छोड़ के गई, मम्मी लेना ही, मम्मी ने गिफ्ट लिया, अभी नहीं, अभी तो अपन डिसाइड करें कि लेना क्या अपने को, है ना, तो सब डिसाइड खुद करके खुद, है ना। अभी क्या, अभी तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मन के अंदर दिमाग में है, पहुंचना कहाँ है, क्या लेना है, कहां से लेना है, कैसे पैक कराना है, कितने बजे पहुंचना है, कौन दोस्त, मतलब अब मम्मी को चिंता नहीं, मम्मी को बस रात को फोन, मम्मी बस 9 बज रहा है, मैं आ रहा हूं 10 मिनट में, ठीक है बेटा आ जाना, टाइम ध्यान से स्कूटर चलाना, ठीक है। नाउ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर सेमी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आधी तुमको आजादी मिल चुकी है, 10वीं क्लास में आधी आजादी है तुम्हारे पास, ठीक है। अरे मेरा बेटा 10th में, वो यही बोलता, पापा कल हम स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं। कौन जा रहा है, हमारा ग्रुप जा रहा है। ग्रुप में कौन कौन है, पापा वो फुटबॉल वाला ग्रुप है हमारा पूरा। कब जाओगे, गाड़ी चाहिए तुम्हें, नहीं ओला कर लूंगा, बस हो गई बात खत्म। कहां जा रहे, बाकी तो अपना मैनेज करेगा वो, मैं खुद देखता हूं।
अब लेकिन तुमने यदि यहां पर इस उम्र में तुमने, अब तुम सोचो, तुम दो पहली बार डिपेंडेंट थे, अभी तुम सेमी ऑटोनोमस हो चुके हो। सेमी आधी सूचनाएं हैं तुम्हारे पास, आधी नहीं है। अब मान लो आधी नहीं है का मतलब क्या, मान लो तुम लौटे वहां से फंक्शन से और घर में नॉक किया दरवाजा 9:30 बजे, मम्मी ने दरवाजा खोला, मम्मी पापा ने दरवाजा खोला, मम्मी मीट सिस प्रिया और आज से आपकी बहू। मम्मी ने कहा लाओ रे झाड़ू का गई, पिताजी लाओ डंडा, वो तेल पिला के रखा हुआ पढ़ने 2 साल 4 साल से, अभी डंडे से इसके उद्घाटन करते हैं, उल्टे पाव भागना पड़ेगा। नहीं कर सकते ऐसा, 10वीं क्लास में है, लेके आगे के मम्मी मीट प्रिया, प्रिया नाउ सीज योर मॉम। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते है ना, ये बहुत भारी भयंकर कंडीशन बन जाएगी। प्रिया के पिताजी मारेंगे, खुद के पिताजी मारेंगे, और जाने किस किस के पिताजी मारेंगे, ठीक है, और मम्मी मारेगी झाड़ू से, ठीक है, दबा के। तो मतलब ये कि अभी तो मतलब अब यहां पर तुमने पूर्ण आजादी की घोषणा कर दी, इसके चलते तुम्हें पिटाई लग गई और भारी पिटाई लगी, ठीक है। प्रिया से सारा मोह छुड़ा दिया मम्मी ने मार मार के, तो प्रॉब्लम आ गई यहां पे। और छोटे से मान लो एकदम डिपेंडेंट, तब आते मम्मी हाँ बेटा प्रिया आज से यहीं रहेंगे। मम्मी ने कहा बेटा बच्चे हो, छोड़ो जाओ बेटा तू अपने घर जा। मम्मी ने कहा क्या मतलब बेवकूफ, समझ गए ना। तो मतलब डिपेंडेंट अवस्था में नहीं सुनी गई, सेमी इंडिपेंडेंट अवस्था में, सेमी ऑटोनोमस कंडीशन में नहीं सुनी गई। अब कहानी में तीसरा मोड़ आता है। तीसरा मोड़ यह आता है कि अब तुम हो गए हो डॉक्टर, बन गए हो, एमबीबीएस एमडी कर लिया, एमडी कर लिया, तुम घर पर आ रहे हो अपना, एमडी के बाद तुम्हारा जो है गर्मी की छुट्टी में तुम जो भी छुट्टी होती कॉलेज की, घर पे आए, मम्मी वो मेरे साथ में कुछ गेस्ट भी आ रही हैं। आ रहा है कि आ रही है? मम्मी प्लीज आ रही है ना, मैं तो चाहता हूं किसी से मिलवाना। मम्मी ने पिताजी को बताया, सुनिए, हाँ बोलो, हाँ बोलो बंटी की मम्मी, ऐसी वो बात करते हैं। वो बंटी आ रहा है अपनी दोस्त के साथ में। अच्छा, मिलवाने ला रहा है? अच्छा, कौन कौन है वो लोग, क्या कास्ट क्या है उनका? अब वो तुम ही उसी से बात कर लेना, कुछ ज्यादा बोलना मत उसको, है ना। मम्मी ने समझा दिया पिताजी को पहले, ज्यादा छेड़ मत करना, लड़का बड़ा हो गया, ठीक है, पागल थोड़ी ना हूं मैं। बात हो गई। अब दरवाजा, वही बंटी है ये, घंटी बजी, मम्मी प्रिया, डॉक्टर प्रिया, ये एमएस गायनिक कर रही है और मैं तो कर ही रहा हूँ एमडी मेडिसिन, और हम लोग साथ ही कॉलेज में हैं, तो ये आ रही थी, मैंने कहा चलो चलते मेरे घर में, मम्मी पापा से मिलाता हूँ तुमको मैं ना। मम्मी समझ गई बेटा, हाँ बहुत अच्छी है। पिताजी भी समझ गए, पिताजी लेकिन ऐसे अनजान बन गए कि मतलब कुछ जानते ही नहीं टाइप से, पिताजी ऐसे बन गए कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं टाइप से, ठीक है, लेकिन तुमने मिलवा दिया। मम्मी ने बाद में कहा कि बेटा लड़की अच्छी है ना, मम्मी पापा से बात करी इसके, आप लोग बात करना। अब मामला सेट हो गया पूरा, टक। अब कोई नहीं, उम्र का इंतजार करो भाई, सही समय का इंतजार करो, मैसेज ये स्टोरी का। तो ये ऑटोनोमस कंडीशन है। अब ये बताओ डिपेंडेंट, सेमी ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमी में फर्क किस चीज का है? डिपेंडेंसी में आपके पास कोई सूचना नहीं थी, मतलब यू डोंट हैव डीएनए। डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग इंफॉर्मेशन, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल है, चाहे राइबोसोम हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, स्फेरोसोम हो, लाइसोसोम हो, इनके पास खुद के पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है। डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन इसलिए टोटली डिपेंडेंट। अब सेमी इंडिपेंडेंट कौन? जिनके पास थोड़ी सूचना है, थोड़ी पूरी नहीं है। जब आप 10वीं क्लास में थे तो आपके पास इंफॉर्मेशन कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन आप तब बड़े डिसीजन नहीं ले पाते आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सेमी ऑटोनोमस कंडीशन का मतलब है कि कुछ सूचनाएं तुम्हारे पास हैं पर 100% इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनेल जो होते हैं उनमें कुछ डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए सफिशिएंट नहीं होता उनके खुद के मेंटेनेंस के लिए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है, वो डीएनए उनके कई सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, लेकिन टोटली वो इंडिपेंडेंट डीएनए नहीं होता है। कि इंडिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया ग्रो कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लोरोप्लास्ट ग्रो कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरी सूचनाएं उसके पास नहीं होती है। अभी पिताजी की मदद लेनी पड़ेगी। अब पिताजी कौन होगा इसमें? जो सूचनाओं का संपूर्ण ढेर कौन हो गया, जो कंप्लीटली ऑटोनोमस क्या हो गया, वो हो गया न्यूक्लियस। तो इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनेल में अपने खुद के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब डीएनए देखने मिलता है, और जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां आरएनए होगा, क्योंकि डीएनए का सेक्रेटरी आरएनए होता है। जहां जहां आरएनए होगा तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रकट करने के लिए राइबोसोम का यूज करेगा। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास में अपने खुद के राइबोसोम भी होते हैं।
मजेदार बात है भाई, डीएनए तभी काम करेगा ना जब वो प्रोटीन बना पाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम जो होते हैं बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के समान होते हैं, मतलब 70s टाइप के होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कोई ना कोई वेक्टर से कनेक्शन है इनका। तो एक थ्योरी निकल के सामने आती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी होगी कि दो बैक्टीरिया, एक बड़ा बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा बैक्टीरिया आके रहने लगा और काम बांट लिए, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का उदय हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक तो हमने कहानी सुनी, और केवल कहानी याद मत रखना, कहानी का सार याद रखना, ठीक है ना। चलिए, है ना। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल आर दो सेल ऑर्गेनेल विच आर हैविंग देयर ऑन डीएनए, जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल में केवल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन सेल ऑर्गेनेल में आरएनए भी होता है, 70s राइबोसोम भी होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के समान होते हैं, इसलिए पॉपुलरली इनको हम सेल विद इन सेल कहते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक, दे रिजेंबल विद द प्रोकैरियोटिक सेल, सो पॉपुलरली कॉल्ड सेल विद इन सेल। और इसके लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दिया था अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए, है ना, पहले थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर आता है बेटा के, अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने इसके लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को दिया, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है कि दो इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया रहे होंगे, एक बैक्टीरिया ने दूसरे को खा लिया, दूसरा बैक्टीरिया अंदर गया, अंदर जाके उसने दोनों ने आपस में एक अरेंजमेंट कर लिया कि भाई मैं तुम्हारे लिए एनर्जी बनाऊंगा, तुम बाहर से मुझे फूड प्रोवाइड कर दो। तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल का उदय हुआ होगा। साइंटिस्ट आज भी, देखो बेटा, आज भी ये चीजें केवल थ्योरीज हैं, तो कहते हैं कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी होगी, संभवतः यही तरीका रहा होगा, ठीक है। ठीक, तो मतलब ये कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कोशिकीय शोषण से होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से होता है, और क्लोरोप्लास्ट का संबंध फोटोसिंथेसिस से होता है, ठीक है। क्लियर। देखिए अब क्या एविडेंस है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से उदय हुए होंगे, ठीक है। अब यहां पर इवोल्यूशन वाली बात भी आती है, यहां पर जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली बात आती है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल वाली बात भी यहां आती है। तो कहते हैं हम कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सेम साइज के होते हैं जैसी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सेम साइज के होते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है, 4 से 10 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। द डिवाइड बाय सिंपल फिशन लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के, ये बिल्कुल, यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप नहीं बनते हैं, ठीक है। डी नोवो का मतलब क्या होता है? अपने आप बनना, ठीक है, ठीक है। डी नोवो का मतलब होता है, ठीक है, कि ये जो है वो पहले से प्रेजेंट चीजों से बन जाते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डू नॉट अराइज डी नोवो, एक वर्ड आता है डू नॉट अराइज डी नोवो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डू नॉट अराइज डी नोवो। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डी नोवो उत्पत्ति नहीं होती है। डी नोवो का मतलब अपने आप नहीं बनते, पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, पहले से प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा तो नया क्लोरोप्लास्ट बनेगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया के समान फीचर है इनमें, अंदर आपको जो राइबोसोम देखने मिलता है ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के समान होता है, 70s टाइप का राइबोसोम आपको अंदर इसमें देखने मिलता है। क्लियर, ठीक है। अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, यानी जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोलते हैं हम एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोलते हैं हम एम्प्टी डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को बोलते हैं हम सीपी डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को बोलते हैं हम एम्प्टी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को बोलते हैं हम सीपी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए, ठीक है। ये बिल्कुल प्रोकैरियोटिक जीनोम के समान होते हैं, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन देखने नहीं मिलता है, ठीक है। क्लियर। इनके जो जीन्स होते हैं वो भी कंटीन्यूअस होते हैं, प्रोकैरियोटिक के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के जीन जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का उदय जो है प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ है, ठीक है। क्लियर, याद रखना है हमको। चलिए अब आते हैं हम एनसीईआरटी में, अब इंटर करते हैं हम एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कहना चाहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन इंपॉर्टेंट है और हर चीज को अच्छे से हमको बेटा समझना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर वर्ड है माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहां पे क्या वर्ड आया? दिस इज दी जेनस ग्रीन, याद आया? वाइटल स्टैंड, छिपा हुआ चीज इसमें, ठीक है ना।
इसका यूज करते हैं तो ही माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखाई पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मल माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइटोप्लाज्म के बराबर होता है, ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म के समान ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो अलग से पहचान नहीं पाएंगे आप। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है बेटा कि जो मीडियम में आप देख रहे हो वहां पे कुछ लाइट जो अंदर जाती है ना, कुछ मुड़ना चाहिए, लाइट कुछ बेंड होना चाहिए, ताकि हम अलग से उसको आइडेंटिफाई कर पाए हम। ठीक है, ठीक है, आपको ऑप्टिक्स में सर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, तो अभी इतना याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसको स्पेशल स्टेनिंग करना पड़ेगा, जेनस ग्रीन से वाइटल स्टेन होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। अब कोई सेल मोर एक्टिव सेल, मतलब ये हुआ इसका कि मोर एक्टिव सेल मतलब मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटोकॉन्ड्रिया के लेस एक्टिव सेल मतलब लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। ठीक है बेटा, ठीक। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आपको वेरिएबिलिटी देखनी थी, अलग अलग साइज और शेप की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और शेप भी वेरी करता है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स साइज और शेप आपको देखने नहीं मिलेगा, पर जनरली हम मानकर चलते हैं कि ये सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप का होता है। जनरली आपको इस प्रकार का सॉसेज शेप का दिखाई पड़ेगा आपको ये। ठीक है, सिलेंड्रिकल दिखाई पड़ेगा, जिसका डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है, लेंथ 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, भूलना नहीं है, याद रखना है, एनसीईआरटी का डेटा बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, दुनिया की किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, वो मत मानना, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। एग्जाम में ऑप्शन में वही आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आपको ये। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब हमने ये अच्छे से पढ़े हुए हैं, हम क्या पढ़े हुए शुरू में हमने कहा था कि पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन 3 जगह पर होती है। पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन 3 जगह पर होती है, जहां डबल मेम्ब्रेन होती है वहां डीएनए भी होता है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन। पूरी सेल में 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, बाकी सब जगह पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, याद आया कि नहीं आया? मुंडी तो हिलाओ, अपनी सिर हिलाओ, मत देखो आजू बाजू में, जो कह रहा हूं फॉलो करो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा ऐप का क्या गया, ऐप कैमरा है ना, कैमरा से देख रहा हूं, हाँ देख रहा हूं मैं। ठीक है, ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हो तुम, हाँ हाँ तुमको भी देख रहा हूं, तो आई पिंक कलर की तुमने टी शर्ट पहनी हुई है। तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं यार, सूट जो है वो भी रेड कलर का है। देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, कैमरे से सब दिख रहा है। टीनिंग टीनिंग इसलिए मतलब मुझसे बदमाशी नहीं करना, बोल रहा हूं हाँ करो तो हाँ करो, समझ गए? ठीक है, तो ऐसे ही है, हम टेक्नोलॉजी हमारे पास सब देखने की ना। ठीक है, अरे घबराओ नहीं यार, है ना। चलो, तो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा, कंपार्टमेंट को। अब देखो, अब पूरी बात सुनो ध्यान से, हम पहले समझते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, ये जगह बीच की आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और अंदर वाला ये क्या हो गया, ये हो गया इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, भूलना नहीं बेटा, है ना, दोनों में एक्वस कंपार्टमेंट, दोनों में फ्लूइड भरा होगा। आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी, है ना। याद रखना, सिंपल डायग्राम क्लास में बनवाता हूं, कॉपी में रफ डायग्राम जल्दी से बना लिया करो, ताकि तुम भूलो नहीं, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट एकदम बेटा क्लियर रहना चाहिए, है ना, कुछ भूलना नहीं है हमको। सबको बराबर समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, देखो ना क्या लिखा इसने,
कि जो ल्यूमेन दो हिस्सों में बटा था, एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हो, ठीक है। देखो आप ना, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स जहां भरा हुआ है वो क्या है, वो है दिस इज द इनर कंपार्टमेंट, इनर का आईसी कर दिया, इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स जहां भरा है हुआ है, लिक्विड भरा वो इनर कंपार्टमेंट है बेटा। और इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड क्या होते हैं, क्रिस्टी। लेवलिंग याद रखना है, लेवलिंग याद रखना है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो मैट्रिक्स है वहां उस वही इनर कंपार्टमेंट है, उसे ही इनर चैम्बर भी कहते हैं, ठीक है ना। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मतलब जो बेसल फ्लूइड के, यानी जो बेसल फ्लूइड है माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसल फ्लूइड फिल्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स वो लिक्विड है जिसमें कि जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा होता है। आपको पता है पूरे सेल के जितने, यानी पूरी सेल में जितने एंजाइम होते हैं, पूरी सेल में, पूरे लिविंग सेल में जितने एंजाइम होते हैं उसका 70% से अधिक एंजाइम, 70% से अधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। यानी पूरी सेल में जितने एंजाइम होते हैं उसके तकरीबन 70% एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस बाउंड्री में आती है, ओके। जबकि इनर मेम्ब्रेन पे आपको फोल्ड देखने मिलते हैं, है ना। जबकि इनर मेम्ब्रेन में आपको अंदर की तरफ इनफोल्डिंग देखने मिलती है, क्रिस्टी कहते हैं हम, ठीक है। मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड होते हैं। क्रिस्टी से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन होगी कंटिन्यूअस और ये इनर मेम्ब्रेन होगी, तो इनर मेम्ब्रेन में से के फोल्ड होने से क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। हर एक मेम्ब्रेन के, आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बड़ी मजेदार बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत अच्छा है ना, एंजाइम सिस्टम का अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम बहुत इफेक्टिवली हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट के एंजाइम अलग होते हैं और इनर कंपार्टमेंट के एंजाइम अलग होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के हर एक हिस्से में अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंजाइम अलग तरह के, प्रोटीन अलग तरह के, इनर मेम्ब्रेन एंजाइम अलग तरह के, प्रोटीन अलग तरह के, आउटर कंपार्टमेंट अलग तरह के एंजाइम, इनर कंपार्टमेंट अलग तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो हर एक का अपना स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम होता है। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं एंजाइम सिस्टम का विखंडीकरण या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वे वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं, दैट द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या, जिसमें कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो जीव, मेरी बात ध्यान सुनेगा, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं 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 बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह होते हैं, वायवीय मतलब ऑक्सीजन का यूज होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये कोशिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं एटीपी के फॉर्म में। एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं मालूम हो लिख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पता होना चाहिए भाई ये तो, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मैट्रिक्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। हालांकि एक गलत लिखा है एनसीईआरटी में, ये 2 से लेके 6 होते हैं, ठीक है। पर एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा मान लेते हैं हम मान लेते हैं भाई कि तुम जो कहो, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, कि जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे। एक गाना बड़ा फेमस है कि तुम दिन को अगर रात कहो, हम बहुत गंदा गाते हैं यार, बहुत ही गंदा गाते हैं, तो रात कहेंगे, तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। हमारे पास, मेरे पास, अरे मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास क्या ऑप्शन है। जैसे भारत, मान लो घर में भारती ने खाना बनाया, अब भारती ने क्या हुआ कि एक दिन मुझको बोला कि आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी, तो अपन सुन के अपने रोंगटे खड़े हो गए,
तो पता है किससे होता है? डर के मारे जो बोलते हैं कि आज बता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, आज मैं बनाऊंगी सिर्फ खाना, आज कुक खाना नहीं बनाएगा, आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी। क्योंकि भारती जब खाना पकाती ना तो मुझसे पूछती कैसा लगा, कैसा बना, तो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग। ऐसा पहले कभी नहीं खाया था। आई हैव ओनली 3 ऑप्शंस कि अच्छा, बहुत अच्छा और अमेजिंग। ऐसा पहले कभी नहीं खाया। ठीक नहीं है, अच्छा नहीं बना, ये तो बोलने की परमिशन ही नहीं है। ये परमिशन नॉट ग्रांटेड, ये तो मतलब बैन वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड ऐसे जो बैन है। इसके बाद एक बड़े युद्ध की शुरुआत होती है, तो वो युद्ध जो है वो कई दिनों तक चलता है। तो उस युद्ध से बचने के लिए आपके पास 3 ही चॉइस है, अच्छा, बहुत अच्छा और ऐसा कभी नहीं खाया। समझ गए ना? तो पॉइंट ये है कि तो समझ मतलब कहां से बात निकली? बात ये निकली थी कि एनसीईआरटी बोल रही है एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मान लिया एक हमने, पर टेक्निकली बात यह है कि जो घर में हमारी दाल मखनी बनी थी, जो घर में हमारी दाल मखनी बनी थी, तो मैंने उसका नाम क्या रखा? दाल धोखाधड़ी। मैंने उस डिश का नया नाम रखा, मैंने बताया नहीं, मैंने बच्चों ने और हम लोगों ने आपस डिस्कस किया कि बेटा ये दाल मखनी नहीं, ये दाल धोखाधड़ी है। दिखती मखनी दाल जैसी है पर खाने में कुछ हो रही है। ठीक है, लेकिन वो सब कॉन्फिडेंशियल बातें कहीं बाहर लीक मत कर देना, नहीं तो क्या है, मेरा घर में जाना बंद हो जाएगा। अभी सुनो मेरी बात कि एनसीईआरटी बोल रही है कि एक सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो हमने मान लिया, पर एक नहीं होता, एक्चुअली में 2 से 6 होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो संख्या में 2 से 6 होते हैं। ठीक है, पर एनसीईआरटी ने 1 लिखा तो हम 1 मान लेंगे नीट के एग्जाम के लिए, पर ओलंपियाड में ध्यान रखना। ठीक है, आगे की क्लासेस में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो फिर कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं, और इसके अलावा इसमें ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। भी डीएनए होगा तो एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन बना के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिशन करते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, ये अपने आप नहीं बनते, दे डू नॉट अराइज डी नोवो, मैंने बताया था, ये फिशन करते हैं। तो जितनी बातें मैं बेटा बता रहा हूं सब एनसीईआरटी में लिखी है, पर अलग प्रकार से लिखी है। कई बच्चों को लगता है गीतन सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, गीतन सर एनसीईआरटी, अरे भाई मैं एनसीईआरटी को कतरा कतरा, मतलब आप मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लगा बच्चा है, कुछ भी नहीं है, सब याद है मुझे। ठीक है, एक एक लाइन में जो पीछे कहानी छिपी है ना, उसके लिए चाहिए नॉलेज, वो कहानी मैं आपको बतलाता हूं बेटा। ठीक है, इसलिए भरोसा रखो, तुम कमांडो हो तुम। ठीक है, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इससे तुमको जीतना ही है। और 360 ओवर बायोमेंटर की इज्जत तुम्हारे हाथ में भाई, बेटा तो फोड़ के आना है एग्जाम में अपने को। ठीक है, चलो, तो आप ये तो एनसीईआरटी ने हमको बताया इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा और जानने की आवश्यकता है हमको, ताकि थोड़ा क्लैरिटी हमको थॉट में आ सके बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिकी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। प्लांट और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, सब तरह की प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, सब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा, है ना। जो अधिक एक्टिव सेल होंगी उनको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो अधिक एक्टिव सेल को अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने अधिक संख्या में मिलेगा आपको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया था, वेरी वेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉलिकर ने पहली बार देखा था इंसेक्ट की थाई मसल, कॉकरोच की थाई मसल में, स्टेट मसल ऑफ द इंसेक्ट की रेखित मांसपेशियों में। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में काफी सारे पूछे गए बेटा, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए हमको के। परंतु माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय मिलता है फ्लेमिंग और अल्टमान को। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू क्रेडिट एंड अल्टमान, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एंड अल्टमान। फ्लेमिंग ने इसको फिला कहा, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। कॉलिकर ने सार्कोसोम नाम दिया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को प्रस्तुत किया, पीवाईक्यू, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को प्रस्तुत किया। तो ये बेटा जो क्रोनोलॉजी है ना, पहले के एग्जाम्स में आ चुकी है ना, 10 ईयर के जब हम एमसीक्यू कवर करते हैं पीवाईक्यू, उसमें आ चुकी, इसलिए एक बार पढ़ी हुई होना चाहिए। ठीक है, मैप्स ने पहले साइंटिस्ट थे मैप्स, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट के अंदर देखा और इसको उन्होंने निम्फिया की लीफ सेल में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बेंसले एंड हॉर, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को बेंसले और हॉर ने आइसोलेट किया था चूहे की लिवर सेल से। माइकलिस और किंग्सबरी ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के रोल को बताया था रेस्पिरेशन में, पीवाईक्यू। माइकलिस और किंग्सबरी ने पहली बार बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया संभवतः रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, श्वसन में भूमिका अपनी निभाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिस्कवर किया था नास एंड नास ने, और बताया था इसमें 13 जीन होते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के सीक्वेंस जो है उसको रिवील किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और मालूम चला हमें कि ह्यूमन मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में
569 बेस पेयर होते हैं, 37 जीन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे आगे, तब बात करेंगे हम, ठीक है। तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 16,569 जो है वो बेस पेयर होते हैं, 37 जीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कुछ वर्ड और भी यूज करते हैं, जैसे कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, कॉन्ड्रियोमाइट कहते हैं, फिलावर्मिक्यूल्स कहते हैं, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। एल्गी माइक्रोस्टेरास में एक सेल में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंपॉर्टेंट। प्रोटोजोआ चाउस में एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हमारी किडनी की सेल में 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं रीनल ट्यूब्यूल में। लिवर सेल में 1000 से 1600 होते हैं, और स्पर्म सेल में 20 से 25 होते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। और ये होते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म सेल में होते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ठीक है। जब स्पर्म पढ़ेंगे तो बात करेंगे। स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 20 से 25 होते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पर्म को मूवमेंट के लिए पावर प्रोवाइड करते हैं। एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उस पूरे सिस्टम को हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग करते हैं वाइटल स्टेन से, जेनस ग्रीन से या जेंटन वायलेट से इसकी स्टेनिंग करते हैं। सीगविट्स ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पावर हाउस वर्ड का यूज किया। ये सारे जितने पॉइंट लिखा रहा हूं ये सब कभी ना कभी क्वेश्चन रहे, दीज ऑल पॉइंट्स जो है वो कभी ना कभी बेटा क्वेश्चन रहे। कोई भी एमसीक्यू बुक लगाओगे ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ा होना चाहिए वाला, ठीक है। एनसीईआरटी तो हम पूरा दिमाग में डाल लेंगे बेटा, लेकिन हमको कोई भी ऐसा लूप होल, वीक पॉइंट नहीं छोड़ना जहां से एग्जामिनर हमको हरा सके, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं जैसे एनसीईआरटी ने कहा था अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वेरी करता है। लिवर सेल में देखिए ओवल माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारी क्रिस्टी है। स्केलेटल मसल सेल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की रो पंक्ति दिखाई पड़ रही है आपको। किडनी में इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहे हैं आपको। स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ट्यूबुलर क्रिस्टी दिखाई पड़ रही है आपको। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज जो है वो सेल के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, ठीक है। देखिए आप है ना, इन जनरल माइटोकॉन्ड्रिया हमको ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर देख रहे हैं। ये हमें क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, ये हमको दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर हमको ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर पिक्चर बेटा, ठीक है ना, क्लियर है ना, देखा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के आधार पर जो है इमेज को तैयार किया गया है ना। इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर के आधार पर 3D इमेज को तैयार किया गया, तो मालूम चला माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह के हमें दिखाई पड़ते हैं। और यही डायग्राम को एनसीईआरटी ने जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में, यूकेरियोटिक सेल में कैसा रहता है, तो देखो आपको पता है ना, मैंने कहा था कि यूकेरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल को अपनी जगह पर रखने के लिए प्रोटीन के धागे होते हैं, प्रोटीन के थ्रेड होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल को अपनी जगह पर रखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, पेन उठाइए अपना, हाँ आपसे बोल रहा हूं मैं, और एक डायग्राम अपन माइटोकॉन्ड्रिया का हमें और आप मिलके बनाते तो याद रहेगा। देखो बेटा यदि हम कलम नहीं चलाएंगे, यदि हम लिखेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पे क्वेश्चन आता है इसलिए हमको याद रहना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो बनाते हैं, मिलके बनाते हैं हम, ठीक है। हमने कहा ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेवलिंग भी साथ करते चलते हैं हम। हमने कहा ये हो गया इसका आउटर, ठीक है। फिर ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के बीच की जगह क्या होगी बेटा, ये दिस प्लेस इज आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्या बोला आपने, क्रिस्टी, ठीक है। ये जगह क्या होगी आपकी, इनर कंपार्टमेंट। अंदर क्या भरा होगा इसमें,
मैट्रिक्स फील्ड, मैट्रिक्स भरा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। और अंदर झांक के देखा हमने, और क्या दिखाई पड़ा हमें, हमें दिखाई पड़ा ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और क्या दिखाई पड़ा अंदर हमें, $70S राइबोसोम दिखाई पड़े हमें, ठीक है। ठीक है, अंदर जो भरा होगा वो क्या होगा, वो होगा मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसके छोटे से मैट्रिक्स के क्रिस्टी के छोटे से हिस्से को लिया हमने, इसको हमने मैग्नीफाई किया, इसको हमने साथ साथ बनाना जाना बेटा, ठीक है। मैग्नीफाई किया, हमें कैसा दिखाई पड़ा ये, इसमें हमको ऐसे रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़े, ये होते हैं F1 पार्टिकल। अब आगे क्या होते हैं हम बात करेंगे, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल हमको ये दिखाई पड़े, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं आपको, ठीक है बेटा, है ना। सर्कुलर डीएनए, इस सर्कुलर डीएनए क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम mtDNA, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। 70S राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, क्रिस्टी, इनर कंपार्टमेंट, मैट्रिक्स भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्रिस्टी बोला, क्रिस्टी को मैग्नीफाई करके देखा तो ऊपर हमको रैकेट लाइक पार्टिकल दिखाई पड़े, इन्हें क्या बोला, इन्हें हमने बोला F1 पार्टिकल कहा, क्लियर, ठीक है बेटा, है ना। ये एकदम बेसिक है बेटा, याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, बनाया आपने, ठीक है, बना लेना कॉपी में बेटा, है ना, देखो, है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है ना बेटा। क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, हर एक मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम आउटर कंपार्टमेंट, इसी को हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, आउटर चैम्बर भी कहते हैं। 60 से 100 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, एक एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। केमिकल का नाम है डिजिटोनिन, इसका यूज करके हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं। एक केमिकल है इसका नाम है डिजिटोनिन, डिजिटोनिन का यूज करके हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर सकते हैं, और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट कहते हैं, यदि आउटर मेम्ब्रेन निकाल लोगे, ठीक है, ठीक। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं या टिब्यूली कहते हैं। टिब्यूली वर्ड हम प्लांट में यूज करते हैं, प्लांट में कई बार लंबी ट्यूब के समान होते हैं, टिब्यूल के समान होते हैं, टिब्यूली कहते हैं। तो क्रिस्टी वर्ड जनरली कॉमनली यूज करते हैं, क्रिस्टी जनरली एनिमल के लिए वर्ड यूज करते हैं, टिब्यूली हम प्लांट के लिए, ठीक है ना, पूछेगा तो बताना, अदरवाइज क्रिस्टी बोलना है इसको। बेसल फ्लूइड जो भरा होता है वो होता है मैट्रिक्स, क्रिस्टी के मैट्रिक्स की तरफ वाले हिस्से में हमको रैकेट लाइक पार्टिकल देखने मिलते हैं, और इन रैकेट लाइक पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीसोम कहते हैं। सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर, सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर के, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर सेल में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर सेल में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे ऑक्सीसोम बोलोगे आप, ठीक है। मतलब दीज आर दी स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, इनको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। फर्नांडिस मोरेन ने इसको डिस्कवर किया था तो फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं, और इनके बगैर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है तो इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। तो क्रिस्टी
के ऊपर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल जो हमने बनाए थे, रैकेट लाइक पार्टिकल हमने जो बनाए थे, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम फर्नांडीज मोरिन पार्टिकल कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। ऑक्सीसोम की खोज की थी फर्नांडीज मोरिन ने, और टर्म ऑक्सीसोम दिया था लेहनिंजर ने, PYQA। ठीक है। ऐसे पार्टिकल जो है वो दीज पार्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये एकमात्र भाग है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोम होते हैं, दीज आर दी ओनली पार्ट जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो पार्ट होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इनमें ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और उससे एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालते हैं और उससे फिर एटीपी को बनाते हैं। तो मतलब इन पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने मिलता है। याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का, कोशिकीय श्वसन का आखिरी पद, लास्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पर हमको देखने मिलता है। ठीक है। तो जो वायवीय श्वसन है उसका आखिरी पद क्या होता है? आखिरी पद उसका होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द लास्ट स्टेप। ठीक है। वो हमको जो है यहां पर देखने मिलता है। क्लियर? चलिए, ऑक्सीसोम में एंजाइम एटीपीएस पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपके जो है बेटा, आपकी जो एनसीईआरटी उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर दे रखा है बेटा, वहां पे ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसका कुछ हिस्सा सेलुलर रेस्पिरेशन से ओवरलैप करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। तो ऑक्सीसोम में एटीपीएस एंजाइम पाया जाता है बेटा, जिसको खोजा था रैकर ने। ठीक है। ऑक्सीसोम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है और एटीपी को बनाता है। मतलब ऑक्सीसोम ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और एटीपी को बनाएगा। एटीपी का बनना कहलाता है फास्फोराइलेशन। एटीपी का बनना कहलाता है फास्फोराइलेशन। एटीपी के बनने को, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को फास्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है इसका? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाई एनर्जी के साथ में फॉस्फेट बॉन्ड को जोड़ा जाता है। यहाँ पे हाई एनर्जी के साथ फॉस्फेट को जोड़ते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। तो एटीपी का बनना, नोट कर लो, एटीपी के निर्माण को फास्फोराइलेशन बोलते हैं। और जब ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है, तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है। सनलाइट से बनेगा तो क्या बोलोगे? सनलाइट की एनर्जी से बनेगा तो फोटोफास्फोराइलेशन बोलोगे। सनलाइट के हेल्प से बनेगा तो फोटोफास्फोराइलेशन बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में 70 राइबोसोम, 2 से 6 सर्कुलर डीएनए जनरली, पर एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है 1 सिंगल। तो हमको सिंगल मानकर चलना है। ठीक है। एनसीईआरटी सिंगल लिखेगा तो सिंगल मानकर चलना है हमको। ठीक है ना? क्लियर? मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, उससे ये दिखाया है, पर एनसीईआरटी में सिंगल लिखा हुआ है। कई एंजाइम पाए जाते हैं, कई मिनरल आयन पाए जाते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। सेल के 70% के आसपास एंजाइम, सेल के अंदर जितने भी एंजाइम उसमें से 70% एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्लियर? अब जो F1 पार्टिकल है वो क्या चीज है? यानी जो F1 पार्टिकल है, जो ऑक्सीसोम है, उस पर काफी रिसर्च हुआ कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बगैर तो जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। देखा गया कि ये कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज द मशीन जो एटीपी बनाने में रोल प्ले करती है। तो इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रियल F0 F1 एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एंड जो रैकेट लाइक पार्टिकल थे, जो मैंने आपसे कहा था ना क्रिस्टी में, जो मैंने आपसे कहा था ये क्रिस्टी है। ठीक है। इसमें ऐसे बनाया था हम लोगों ने रैकेट लाइक पार्टिकल, एक हिस्सा धसा हुआ है, एक बाहर उभरा हुआ है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यदि हम इसको और मैग्नीफाई करें, इसको हम और मैग्नीफाई करके देखें, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? हमें दिखाई पड़ेगा एक ऊपर उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ेगा, एक ऊपर उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ेगा हमें। ठीक है। और एक अंदर हमको ये उभरा हुआ हिस्सा होगा इसका। ठीक है। और एक हिस्सा ऐसा होगा जो मेम्ब्रेन में धसा होगा जो। ठीक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऐसा होगा, तो जो उभरा हिस्सा है वो F1 है और अंदर धसा हिस्सा क्या है? ये F0 है। ठीक है ना? क्लियर? ये सब बातें हमने, देखो हमने बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीसोम थे उनका स्ट्रक्चर डिटेल में देखा गया, तो मालूम चला उभरा हुआ हिस्सा इसका F1 है और धसा हिस्सा इसका F0 है। और देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आप मशीन को गौर से देखो आप। ठीक है ना? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जब आप मेडिकल में पहुंच जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है। अभी नहीं पढ़ते। ठीक है। अभी आप देखिए कि F जो है F0 वाले इसमें देखिए हाइड्रोजन, प्रोटॉन, गौर से देखो कि हाइड्रोजन आयन का कुछ ना कुछ रोल है यहाँ पे। ठीक, हाइड्रोजन आयन का कुछ ना कुछ रोल है यहाँ पे, ये मूव कर रहा है और इससे मशीन घूम रही है और उससे एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है और उससे एटीपी बन रहा है। देखो एडीपी के साथ में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ेगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। गौर से इमेज को देखो आप।
मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन बोले तो प्रोटॉन, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी एटीपी फॉर्मेशन। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। एटीपी सिंथेस या ऑक्सोम या F1 F0 कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? इसमें दो बड़े लार्ज प्रोटीन होते हैं, F1 और F0। F1 मैट्रिक्स की तरफ होता है, उभरा होता है, F0 जो होता है इनर मेम्ब्रेन में धसा होता है, ठीक है। F1 के अंदर 9 सब यूनिट होती हैं जो 5 तरह की होती हैं। F0 में जो है वो 3 सब यूनिट होती हैं, ABC, ठीक है। केवल एक बार सुन लो इसको, ये एकदम बता रहा हूं मैं, एकदम रिफाइंड इंफॉर्मेशन है ये, ठीक। ये F1 पार्टिकल है इसका, ठीक है। देखो गौर से ना, F1 पार्टिकल देखो आप, पूरी मशीन है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर घूमता है, मशीन घूमती है ये। मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा इसका, पूरा घूमता है और कैसे एटीपी को ये बनाता है, ठीक है। और ये पूरा मैंने कैसे एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है इसको बताया था पॉल डी बॉयर और जॉन ई वॉकर ने, ठीक है। इनको 1997 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री का फॉर द इल्यूसिडेशन ऑफ एंजाइमेटिक मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी बनाने के लिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्या एंजाइमेटिक मैकेनिज्म होती है, ये बताया था पॉल डी बॉयर ने और जॉन ई वॉकर ने 1997 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। केमिकली देखोगे आप माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें आपको 65 से 70% प्रोटीन देखने मिलेगा, आपको 25 से 30% लिपिड होगा, और जो प्रोटीन होगा उसमें 30% स्ट्रक्चर प्रोटीन होगा और 40% तक एंजाइमेटिक प्रोटीन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की कुछ खास बातें जो याद रखना है, जब हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब ये काम आएंगी चीजें, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज मोर परमेबल, ये इनर मेम्ब्रेन की तुलना में काफी अधिक परमेबल होती है। 40% तक लिपिड इसमें होता है और इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोरीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको? हम पोरीन बोलते हैं, ठीक है। देखो आउटर मेम्ब्रेन, इट इज फ्रीली परमेबल फॉर स्मॉल आयन एंड आयंस, ठीक है। सब तरफ मैंने कहा ना आपसे कि प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये मैं दिखा था कि जो एनसीईआरटी में लिखा था ना कि अलग अलग एंजाइम होते हैं हर जगह पे, तो ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया में हर एक हिस्से में अलग अलग आपको एंजाइम सिस्टम देखने मिलेगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको यहां पर देखने मिलेगा, ठीक है। ऐसे एंजाइम जिनका संबंध माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, माओ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज के। आपको रटना नहीं है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं बेटा, ये वो बातें जो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी लिखी है और ये एग्जाम में कभी बाउंसर बन के आ सकती है, इसलिए एक बार सुना होना चाहिए आपको, ठीक है। जहां बहुत जरूरी होगा बोलूंगा उसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो फंक्शनल बैरियर के समान काम करती है, इससे स्मॉल आयन भी आर पार नहीं निकल पाते हैं। मतलब ये प्रोटॉन आयन के प्रोटॉन के निकलने को भी, हाइड्रोजन आयन के निकलने को भी रोक देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट एक फंक्शनल बैरियर के समान काम करती है, ये छोटे आयन को भी अपने आर पार नहीं निकलने देती है। इवन सबसे छोटा होता है प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, उसको भी ये रोक कर रखती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन अधिक होता है, लिपिड केवल 20% होता है, और ये ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है, नॉट ट्रूली पर ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है। इससे जो है वो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, मान लो हाइड्रोजन आयन जो है वो, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, मान लो इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये आउटर कंपार्टमेंट हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई है, ठीक है। तो क्या खास बात है बेटा कि यदि हाइड्रोजन आयन यहां पे इकट्ठा होता रहे, यहां पे हाइड्रोजन आयन इकट्ठा होता रहे, कितना ही आउटर कंपार्टमेंट में कितना ही, अब कैसे होगा हम आगे बात करेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। यदि आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन इकट्ठा होता रहे तो ये हाइड्रोजन आयन कभी भी अंदर नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है उसके लिए पारगम्य नहीं होती, मेम्ब्रेन इज नॉट अलाउड नहीं करती इसको, इतना दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। इसका मतलब ये कि इस मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का अंतर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का अंतर क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो कहां इकट्ठे होते हैं, दिमाग में डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन कैसे होते हैं अभी उस कैसे मत जाओ, कैसे होते हैं अभी उस पर मत जाओ, अभी दिमाग में डालो कि आउटर कंपार्टमेंट मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो आउटर कंपार्टमेंट है वहां पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते रहते हैं, और इसलिए मेम्ब्रेन, और चूंकि इनर मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती अंदर आना, तो वहां बाहर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, बाहर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, कंपैरेटिव चार्ज में अंदर नेगेटिव हो गया, तो मतलब एक बड़ा चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया। और यही चार्ज डिफरेंस काम आता है करंट बनाने के, यही चार्ज डिफरेंस काम आता है किसी वर्क को करवाने के, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है बेटा, याद रखना, कभी भी डिफरेंस होगा तो वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अब लेकिन इनर मेम्ब्रेन पे ऐसी क्या चीज है
जो इस हाइड्रोजन आयन को अलाउ करे अंदर आना और काम करवा दे। जब अंतर क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो उस डिफरेंस के कारण जो एनर्जी बनी, जो दो पॉइंट के बीच जो जैसे होता ना कि मान लो रस्सी है, एक रस्सी तुम्हारे पास है, रस्सी का एक हिस्सा एक मेरे पास, हम दोनों खींच रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूं, तुम उधर खींच रहे हो, तुम उसको उधर खींच रहे रस्सी को, मैं इसको इधर खींच रहा हूं, कोई आके रस्सी काट दे तो मैं इधर गिर जाऊंगा, तुम उधर गिर जाओगे, ऐसे ही होगा। तो ऐसी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इनर मेम्ब्रेन के आर पार इकट्ठा हो चुका होता है। आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो चुके होते हैं, अंदर आने की लिए कोई जगह नहीं होती है, तो जगह प्रोवाइड करता है कौन? F1 पार्टिकल। एटीपी सिंथेसिस F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम जगह प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए उस मोटर से हाइड्रोजन आयन जब अंदर आता है तो तेजी से मोटर आगे बढ़ती है, क्योंकि कारण ये कि वो डिफरेंस था, तेजी से काम आगे बढ़ता है, एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है मेम्ब्रेन, और इसलिए जो एटीपी प्रोडक्शन है जरूरी होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं, टर्म दिया था पेलाडे ने। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो जगह होती है जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीसोम सब हमको यहां देखने मिलता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन की जगह होती है। ठीक है, यहां के जो मेन एंजाइम है वो है आपके सक्सिनिक डिहाइड्रोजेज। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द क्रेब साइकिल, ये क्रेब साइकिल का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली एंजाइम जो मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। बाकी क्रेब साइकिल के एंजाइम कहां मिलते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब क्रेब साइकिल क्या चीज है? क्रेब साइकिल एक वो जो है बेटा साइक्लिक प्रोसीजर है, वो चेन ऑफ रिएक्शन है, वो साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें कि हम ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो क्रेब साइकिल जो होता है उसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है। एटीपी सिंथेस अभी बताया मैंने आपको, F0 F1 एटीपी बनाने में काम रोल प्ले करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंजाइम, आउटर चैम्बर या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वो है एडेनोलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। रटने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि डिफरेंट एंजाइम होते हैं, बस इतना दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब ये दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बेटा एक ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखी, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट के, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्थोडॉक्स स्टेट, एक होती है कंडेंस स्टेट। ऑर्थोडॉक्स स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, और इस समय मैट्रिक्स में काफी सारी जगह ऑक्यूपाई करेगा मैट्रिक्स, क्योंकि काम यदि ये देखो सिंपल सी बात है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है तो एटीपी बनाएगा, और एटीपी बनाएगा तो हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन को इकट्ठा करना पड़ेगा आउटर कंपार्टमेंट में, और आउटर कंपार्टमेंट में यदि हाइड्रोजन इकट्ठा होंगे तो आउटर कंपार्टमेंट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो एक्टिव स्टेट है। तो एक्टिव स्टेट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे कंडेंस स्टेट कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होता है, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आउटर चैम्बर में का वॉल्यूम अधिक होगा, मैट्रिक्स थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंडेंस स्टेट का एक्टिव अवस्था होती है। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन में मोर सियालिक एसिड नाम का केमिकल होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। एम्स का क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है वो डेफिनेट कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैट्रिक्स में होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 9 से 11 मिलियन होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड होता है, मतलब इसमें ग्वानिन और साइटोसिन कंपोनेंट अधिक होता है। ठीक है, दिमाग में रखें इस बात को कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर साइड होता है, इसमें ग्वानिन साइटोसिन कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो साइटोप्लाज्म के थ्रू मदर से बच्चे में जाती है। याद रखना, जब भी कभी कोई एनिमल का जन्म होता है तो उसमें जो स्पर्म होता है वो साइटोप्लाज्म ना के बराबर कंट्रीब्यूट करता है। जो मेजरली जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, मेनली कोई भी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट के अंदर मेनली जो साइटोप्लाज्म होता है वो मदर से आता है, एग से आता है। ठीक है, तो जो एग होगा उसमें साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ऐसे कैरेक्टर जो माइटोकॉन्ड्रिया से बच्चे में जाने वाले हैं वो मां से बच्चे में जाते हैं, पिता का कोई रोल नहीं, क्योंकि स्पर्म जो है वो ना के बराबर नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं साहब? मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, देखने मिलता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70 टाइप के होते हैं, 55-60 टाइप के होते हैं। ठीक है, कार्डियोलिपिन जो होता है वो यूनिक लिपिड होता है जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में देखने मिलता है। कार्डियोलिपिन इज ए यूनिक लिपिड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, यू शुड नो। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो एनर्जी को एक फॉर्म से अगले फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलते हैं उन्हें हम ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, फोटो एनर्जी को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया
ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वारबर्ग ने डिस्कवर किया था रेस्पिरेटरी एंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये चूंकि सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं मतलब उनको एनर्जी की लगातार सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए सीलिया और फ्लैजिला के नीचे आपको बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेगा। ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो एक्टिव होती है उसके नीचे बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रोटोजोआ में, उनमें भी आपको आसपास माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी मात्रा में देखने मिलते हैं। इट इज दी सेकेंड मोस्ट कॉमन सेल ऑर्गेनल इन द सेल। पूरी सेल के अंदर दूसरा सबसे कॉमन सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्या है? पहला है राइबोसोम। द मोस्ट कॉमन सेल ऑर्गेनल इन द सेल इज राइबोसोम। नंबर 2 पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर 5 से 10 दिन में सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, नए बन जाते हैं उसकी जगह पे। माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बताया था, मतलब इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी को क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। पेलाडे और जॉस्टन ने किया था। एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का नंबर 10⁴ से 10⁵ होता है, PyQ। ठीक है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है। इट इज द मार्कर एंजाइम। अगेन PyQ, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में हमको ये देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये बात हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं बेटा, है ना, कि ऑक्सीजन क्या होता है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं इस चीज को। हमने सारे पॉइंट ये वाले हमने बेटा कवर ऑलरेडी किए हुए हमने। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, डायग्राम भी हमने देखा हुआ है ये वाला, क्लियर। ठीक है ना, और देखो ये है ना, ये क्या है बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम पूरा काम करता है बेटा। ठीक है ना। तो देखो ये आपका F1 पार्टिकल हेड है, इसका बेस है, ये F1 हिस्सा होगा इसका बेटा, और ये इसका F0 हिस्सा होगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस पर बात किया हुआ बेटा। ठीक है, क्लियर है ना। फिर हमने देखो, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का 3D इमेज देख रहे हैं हम। एक बार रिकॉल कर रहे हैं फटाफट हम के 3D इमेज देख रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड। ठीक है ना बेटा, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब एनिमेशन गौर से देखिए आप। ठीक है, ये जो व्हाइट दिखाई पड़ रहा है ना आपको मूव करते हो, ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन है। ठीक है, देख रहे हैं व्हाइट जुड़ रहे हैं ना। ये क्या है बेटा? ये आपका F1 वाला हिस्सा है इसका, ये F0 वाला हिस्सा है। ये व्हाइट दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है आपके। ठीक है, और ये जो आ रहा है ये ATP4 है। ये क्या है? ये ADP आ रहा है और ATP में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार सिस्टम पूरा काम करता है। ठीक है, देखिए, है ना, देखो ना, ATP सिंथेसिस है। प्रोटॉन आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेंगे ये थ्रू द ATP सिंथेसिस। देखो मूव किया। ठीक है, और इससे सिस्टम पूरा घूमता है और इससे जो एनर्जी जनरेट होती है उससे ATP का फॉर्मेशन होता है। देखो अब एडेनोस डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एनिमेशन गौर से देखो आपको सारी बात समझ में आएगी। क्योंकि जब हम बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीजें पता होना चाहिए, एकदम बनना चाहिए हमको ना। एकदम ऐसे ब्लाइंड टाइप नहीं है कि नहीं बन रहा है, नहीं मालूम। ठीक है, कहां से आया नहीं मालूम, नहीं। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी के आप किंग बनना चाहिए, आपको सब आना चाहिए उसका। ठीक है, देखो गौर से, है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। फिर ये कहा था हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम, इस पर बात की थी। ठीक है, फिर ये भी कहा था मैंने कि ऐसे कैरेक्टर, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसे कैरेक्टर जो मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करते हैं, जो मां से केवल बच्चों में आते हैं, हो सकता है उनका जीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, है ना, क्योंकि oocyte या ओवम ही साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट में। ठीक, तो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के 5 मेजर रोल क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, याद रखना, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैल्शियम आयन के बैलेंस को बनाए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोग्राम सेल डेथ उसमें रोल प्ले करता है। स्टेम सेल के रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। आप देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इससे हम सेल की प्रोग्राम डेथ का पता लगा सकते हैं हम, कि इससे स्टेम सेल से हम पूरा
कोई ऑर्गन को क्रिएट करने में भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल कई साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इंटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है बेटा, है ना। ठीक, तो मतलब आजकल कई सारी माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंट्रल पॉइंट, कई सारे ने आप देखो कई सारे ऐसे इवेंट सेल में जो घट रहे होते हैं उसका सेंटर पॉइंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है इस समय। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम किसमें, हम बात करेंगे फंक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया बात अभी जाना नहीं है, अभी क्लास चल रही है किट के, है ना। मतलब मैंने स्लाइड दिखाया, इसका मतलब है कि अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट दिमाग में रिकॉल कर लीजिए इसको और फिर बेटा हम कंटिन्यू करते हैं किसमें, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, एक फंक्शन तो हम सबको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एक तो हमें क्लियर है, लेकिन हमको थोड़ा सा बेटा है ना, देखो भले ही यहां पर अभी हम प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु जो क्वेश्चन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर उसमें से उस क्वेश्चन के दो हिस्से होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरा उसके फंक्शंस के बारे में नॉलेज। ठीक है, और यही जो फंक्शंस है यही डले हुए हैं कहां पर बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हमें चीजों को समझना होगा बेटा। ठीक है, कि कैसे सेल, यानी एक हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो है एनर्जी क्या करता है बेटा, जो एनर्जी को जो है वो जनरेट करता है, ऊर्जा को जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, जानते हैं हम अच्छे से। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, लेकिन अब हमको एक बात और समझनी पड़ेगी बेटा यहां पे, कि यदि सेल का ये पावर हाउस है, एक सेकेंड, सेल का यदि ये पावर हाउस है तो ये एनर्जी जनरेट कैसे करता है, कैसे एटीपी को बनाता है, कैसे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना। तो आप बिल्कुल हम एक काम करते हैं, मैंने कहा ना आपसे बेटा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो चाबी है पूरे बायोलॉजी की, इसलिए हमको हर चीज को ध्यान से समझना है यहां पे हमको। ठीक है, क्या होता है बेटा, सबसे पहले याद रखना, जब भी कभी एक सेल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालने का प्रयास करती है, जब भी एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, वायवीय श्वसन के थ्रू, ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है, जब भी एक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन के थ्रू जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी को हार्वेस्ट या निकालने की कोशिश करती है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, तब कुछ स्टेप होती है। सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है, और इसलिए पहली प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना क्या होता है बेटा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं प्रोसेस को हम। ठीक है ना, क्लियर। ये जो स्टेप होती है जो कहां होती है, ये होती है साइटोसोल में, के साइटोप्लाज्म में होती है, एंड एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। एक एक वर्ड जो कह रहा हूं, लाइन बता रहा हूं, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और बनाते हैं पायरुविक एसिड। क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड बनाते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देयर आर 10 स्टेप्स, 10 पद होते हैं और 10 एंजाइम काम कर रहे होते हैं यहां पे। ठीक है, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 10 स्टेप होती है, 10 एंजाइम होते हैं, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। ये कहां इंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। दिस इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, सबसे पहले कन्वर्ट करता है अपने आप को ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए भाग लेता है क्रेब्स साइकिल में। अब ध्यान से बात सुनिए, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल के अंदर होते हैं, और जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना और उसका बाद फिर क्रेब्स साइकिल में उसका भाग लेना, ये दोनों के एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, फिर जब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होती है उसके बाद मिलता क्या है, एक्चुअली में है क्या, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या निकालना चाह रहे हैं हम, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के क्या निकालना चाह रहे हैं। दरअसल हम सबको पता है कि ग्लूकोज बना कैसे, पता है कि नहीं पता, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 H2O सनलाइट, इससे बना गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और हमने ये भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन CO2 का एज इट इज रहता है, हाइड्रोजन आयन को हम वाटर से निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचता है, बाहर निकल जाता है। यानी ये हमने कहां पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में बात किया था। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 का कार्बन
और ऑक्सीजन दोनों ग्लूकोज में इस्तेमाल होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोजन लेकर जो है ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, C6H12O6 बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। ठीक है, क्लियर? और जो वाटर मॉलिक्यूल का चूंकि हाइड्रोजन यूज किया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है ना बेटा? इसी प्रकार से हमारा रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना था, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में हमने बात किया था, है ना बेटा? चलिए, तो अब ये जो CO2 प्लस H2O का जो हाइड्रोजन लिया और उससे शुगर बना, तो शुगर में क्या है? शुगर में है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए कहां से? अरे भाई, जब CO2 और प्रोटॉन को हमने जोड़ा, उसमें साथ में हाइड्रोजन आयन को जोड़ा, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना उसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, और इन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कौन सी है? इनमें एनर्जी है सोलर एनर्जी। जो सनलाइट की एनर्जी थी वो इसके अंदर प्रेजेंट है, अब ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, अब ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम निकालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। एनर्जी को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सनलाइट के कारण बन गए थे, वो प्रेजेंट थे, उनकी एनर्जी को निकालना है। तो इसीलिए पूरा प्रयास ये कि ग्लूकोज को ऐसे तोड़ो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम इकट्ठा कर लें, और फिर इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल देंगे और इनकी एनर्जी को निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डाउन कर देंगे, और एनर्जी बाहर निकलेगी, उससे एटीपी बना लेंगे। सारा कन्वर्जन है, सारा कुछ कन्वर्जन है ये। CO2 H2O कार्बोहाइड्रेट बनी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को तोड़ा, हाइड्रोजन आयन तोड़ा, इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए, किसमें इकट्ठे किए? NAD प्लस FAD प्लस। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर देते हैं अपने पास। NADH प्लस NADH2 बन गया, FAD प्लस FADH2 बन गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, कुछ प्रोटॉन ले लिया इन्होंने, और उसके बाद क्या किया इन्होंने? उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल दिया। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को डाउन कर देंगे, एनर्जी को बाहर निकाल के एटीपी बन जाएगा। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। इमेजिन करो आप कितना अद्भुत दुनिया संसार है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है। वो एक एनर्जी को इकट्ठा करके दे रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, दूसरा उसको बाहर निकाल रहा है एनर्जी को। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो देखो, है ना, मतलब देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले होती है गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन। देखो, क्या ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है बेटा, है ना? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर कहां एंटर करता है? ये इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर कन्वर्ट होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम A के पायरुविक एसिड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम A में जो कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। और ये भी लेटेस्ट रिसर्च बतलाती है कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। पहले ऐसा मानते थे कि ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, पर बहुत कंट्रोवर्सी इसके ऊपर, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर? फिर एसिटाइल कोएंजाइम A इज द मॉलिक्यूल जो इंटर करता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब इसको हम जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब ध्यान से पढ़ेंगे। और क्या मिलेगा हमें? यानी हम जो एसिटाइल कोएंजाइम A के हम सारे कार्बन CO2 बाहर निकाल देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसका केवल हमारा पर्पज है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ने हमारा पर्पज क्या है कि जो NAD प्लस है जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो NADH2 बन जाएगा, कुछ प्रोटॉन भी जोड़ लेगा तक चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो NAD प्लस जब NADH2 में कन्वर्ट हुआ उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे। FAD प्लस जब FADH2 में कन्वर्ट हुआ उसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसके पास। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे निकलता है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन का यूज फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन का यूज, इन्हीं हाई एनर्जी, देखो आप NADH2 देखो गौर से, NADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जैसे मूव करेगा वैसे से एनर्जी को रिलीज करेगा ये। ठीक है, एनर्जी को रिलीज करेगा, और उस एनर्जी से हम क्या करेंगे? सर कैसे मूव करेगा, कैसे एनर्जी रिलीज करेगा? दिमाग में नहीं आ रही बात? दिमाग में डाउट उठ रहे हैं? कैसे सर, कैसे? अरे यार सिंपल सी बात है, तुम इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ये एक समझ लो एक मैदान है बड़ा सा, एक मैदान है बड़ा सा, तुम्हारे पास एक बॉल है, टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल है, उस टेनिस की बॉल को तुमने जोर से फेंका, जोर से टेनिस की बॉल को फेंका तुमने, बॉल ने टप्पा खाया, थोड़ी छोटी हुई, फिर बाउंस की बॉल,
फिर बाउंस की बॉल, फिर बाउंस की बॉल, और फिर बॉल जमीन पर चलने लगी। क्यों? हर बार पहले से बाउंस छोटा हो रहा है। जब बॉल जमीन को टच कर रही है तो एनर्जी को लूज कर रही है, अगली बार अगला बाउंस छोटा आता है, फिर उसके बाद वाला बाउंस और छोटा होता है, फिर धीमे धीमे बाउंस खत्म, बॉल जमीन पर लुढ़कने लगती है, रोल डाउन होने लगती है ना। क्रिकेट खेले हम सब लोग, फुटबॉल खेले हम सब लोग, ठीक है। तो ये जो जो जहां जहां टकरा रही बॉल वहां वहां एनर्जी को लूज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ऐसी जगह होती है जहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आता है, टकराता है, एनर्जी लूज करता है, अगला जंप लेता है, एनर्जी लूज करता है, अगला जंप लेता है, एनर्जी लूज करता है। और यही जो एनर्जी लूज कर रहा है, इसी का यूज हम एटीपी को बनाने में करते हैं, ठीक है। क्लियर? ये पूरा है हम बिल्कुल। देखो बेटा, मैंने आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेलुलर रेस्पिरेशन तो बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको मैं। अभी आपको बिल्कुल ब्रीफिंग, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है वो पूरे बायोलॉजी की चाबी है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो आप, है ना, ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस में गया, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। साइटोसोल में प्रोसेस हुआ, ठीक है, क्या बना? पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना। ये कहां गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया, गेटवे रिएक्शन हुआ, एस्टाइल कोएंजाइम ए बना, वो एस्टाइल कोएंजाइम ने भाग लिया क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से क्या बना? इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया हमने NADH और FADH2 के रूप में। फिर उन इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में डाला। ये कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और एटीपी को हमने जनरेट किया। और ऐसे जो एटीपी बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? किस प्रोसेस से बने होते हैं वो? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बने होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप ऑपरेट होते हैं बेटा? गेटवे रिएक्शन, मतलब इट इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, और ETS होता है कहां? इनर मेम्ब्रेन में, याद रखना बेटा, ठीक है। चूंकि हर जगह अलग अलग प्रकार की प्रोसेस ऑपरेट हो रही है, इसलिए अलग अलग एंजाइम सिस्टम पाए जाते हैं। गेटवे रिएक्शन का मतलब होता है कि पायरुविक एसिड का परिवर्तन एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए वो मॉलिक्यूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिटाइल कोएंजाइम ए वो मॉलिक्यूल है विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूटिलाइज करते हैं। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेज ऐसा एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का जो इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेब्स साइकिल के दौरान हमको क्या मिलते हैं? रिड्यूस्ड कोएंजाइम मिलते हैं जिनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। याद रखना ये सब बातें, ये मैं आपको डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा बेटा, इसके याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। NADH2 और FADH2 क्रेब्स साइकिल के जो होते हैं, और NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस से आया होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में यूज करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की आखिरी स्टेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे आखिरी स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और ये कहलाता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। सबसे आखिरी स्टेप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे आखिरी स्टेप में हम आखिरी बार इलेक्ट्रॉन देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, तब यूज होते हैं ऑक्सीजन। इससे एटीपी बनता है, और इस प्रकार एटीपी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एनर्जी जो निकलती है उससे एटीपी बनता है, उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर? याद रखना बेटा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल चीजें बेटा, दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या काम होते हैं? फैटी एसिड का इलोंगेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेस्थिन नाम के केमिकल का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस थ्रू दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये भी हमको देखने मिलता है। और फोटो रेस्पिरेशन जो C3 प्लांट में होता है, अब C3 प्लांट क्या है दिमाग में रखना, बाद में बात करेंगे हम, ठीक है ना। प्रकाशी शोषण जो C3 प्लांट में होता है, वो भी उसका आखिरी स्टेप भी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बातें, खिड़की खुली रखो दिमाग की। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जनरल क्वेश्चन है के, जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस की केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो बतलाती है प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एटीपी फॉर्मेशन, यानी एटीपी फॉर्मेशन इनर मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन के अंतर के कारण होता है। मैंने बताया था आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना। इनर मेम्ब्रेन के आउटसाइड, आउटर कंपार्टमेंट में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं, अंदर कम होते हैं, ठीक है, उससे एटीपी बनते हैं, ये बताया था पीटर मिकेल ने। साइटोक्रोम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो
जो हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें इलेक्ट्रॉन किस में जंप मारता है, किससे कहां से कहां जंप मारता है, तो जो जगह होती है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं वो साइटोक्रोम कहलाते हैं। ये आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में कहा जाता है कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया के 10% प्रोटीन इसके पास बनाने की क्षमता होती है, 90% प्रोटीन अभी भी न्यूक्लियस ही बना रहा होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अकेला कहीं जाकर अपने आप को आजाद देश नहीं बोल सकता वो कि मैं आजाद हो गया हूं, अब से मैं खुद ही एक सेल हूं, नहीं बोल सकता। माइटोकॉन्ड्रिया के 10% प्रोटीन ही एम्प्टी डीएनए से बनते हैं, 90% न्यूक्लियर डीएनए में आता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल डिवीजन करते हैं, 1 से 2 में डिवाइड होते हैं। ये अपने आप डू नॉट अराइज डी नोवो, ये अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं, केमिकल से नहीं बनते, पहले से प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्षमता होती है कि वो ऑक्सीसोम जो एटीपी सिंथेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, जो एटीपी के बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो क्षमता होती है उसमें, ठीक है। सेकंड हम कहते हैं बेटा कि सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन दिस साइटोप्लाज्म प्लांट सेल, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां बोला मैंने, साइटोप्लाज्म में। तो वैक्यूल काउंट मत करना बेटा, आप गलती मत करना, वैक्यूल इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। वैक्यूल तो सेल से बीच में आसपास क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होता है एक मैच्योर प्लांट सेल में। साइटोप्लाज्म जब भी वर्ड यूज करते हैं तो न्यूक्लियस को माइनस कर दीजिए, वैक्यूल को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म एनिमल सेल, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कारण ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, मैच्योर आरबीसी में, और एनारोबिक यूकैरियोट, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, एनारोबिक होते हैं, अवायवी होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता है। पोरिन जो है ये आउटर मेम्ब्रेन पर मिलने वाले विशेष केमिकल होते हैं जो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये इनमें एक केमिकल पाया जाता है फॉस्फेटाइल आइनोसिटॉल, दिमाग में रखना बस, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं दिमाग में रखना मतलब रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक होता है। ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है, दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है। The cytochrome and enzyme concerned with ETS and ATP synthesis in mitochondria form 5 complexes 1 to 5 on the inner membrane. Very important, ये एनसीईआरटी में है बेटा, फिजियोलॉजी वाले हिस्से में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम और एंजाइम पाए जाते हैं उनको हमने कुल मिला के 5 कॉम्प्लेक्सेस में बांट रखा है, कॉम्प्लेक्स 1 to 5 इनर मेम्ब्रेन पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का खुद का डुप्लीकेशन, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करे या ना करे, वो डिसीजन होता है न्यूक्लियर डीएनए के पास में, ठीक है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसमें 2 राइबोसोमल आरएनए और 22 टीआरएनए को बनाने की सूचना भी होती है, यानी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो है वो 2 राइबोसोम आरएनए और 22 टीआरएनए बनाने की सूचना भी होती है। एक बीमारी होती है लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, याद रखना कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, एक लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये बीमारी जो होती है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से कनेक्टेड होती है। इट इज अ डिसऑर्डर कनेक्टेड विद द म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज अ डिजीज, इज अ डिसऑर्डर जिसका संबंध माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के म्यूटेशन से, म्यूटेशन बताता है जेनेटिक चेंज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको येलोइश कलर के दिखाई पड़ते हैं क्योंकि राइबोफ्लोविन नाम का पिगमेंट इसमें होता है। क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को में प्रोटीन बनना रोक देता है, इसलिए क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं ऐसे और माइक्रोब्स के लिए जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। Mitochondria are said to help in the formation of yolk in the developing ovum. They convert into yolk storing body. जो ओवम होता है जब उसमें एक योग बनाना होता है, पीला वाला येलो मटेरियल बनाना होता है, तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने आप को बड़े साइज की थैली में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें योग इकट्ठा हो जाता है, तो योग स्टोरिंग बॉडी में आते हैं। होगेबूम नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिव था, काम कर रहा था, उसको उन्होंने पहली बार आइसोलेट कर दिखाया। एटीपी सिंथेस या F1 पार्टिकल जो होते हैं, जो F1 F0 F1 पार्टिकल जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन का 15% तक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन का 15% होते हैं। अब ये सब क्या है? ये सब बेटा सिंगल लाइन फैक्ट है, एक लाइन वाले फैक्ट है, एक बार पढ़े होना चाहिए, ये बाउंसर्स हैं। यानी क्वेश्चन यदि आपका एनसीईआरटी थोड़ा भी हटता है क्वेश्चन, तो यहां क्वेश्चन जाके लैंड करेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ठीक है, क्लियर, याद रखना है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छे से समझा हमने, ठीक है, फंक्शन को देखा, स्ट्रक्चर को देखा हमने, ठीक है। तो एक एक चीज को बेटा अच्छे से समझा हमने, ठीक है। अब डीपीएस लगाकर जो हमने नॉलेज अर्न किया है, हासिल किया है, उसका इस्तेमाल कैसे होना वो भी देख लेते हैं। तो डीपीएस के क्वेश्चन लगा लेते हैं हम, ठीक है बेटा, है ना। तो अब मैं बार बार एक बात कहता हूं बेटा कि आपको एनसीईआरटी 100% पढ़ना है, आपको कोई भी, और एनसीईआरटी आपके इतना नॉलेज, अब दिमाग में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एनसीईआरटी बचका नहीं लगे आपको, कि कोई भी लाइन आप नहीं भूलेंगे। तभी बायोमेंटस के बच्चों के सब 360 आउट ऑफ 360 वो स्कोर करते हैं, ठीक है। जो फैक्ट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है और याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो उनको आप ना याद रखें, टेंशन ना लें। आपको क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन एक बार करें, क्वेश्चन कर दिया एक बार आपने, कभी नहीं भूलेंगे, मैं कह रहा हूं कभी नहीं भूलेंगे आप। इंफॉर्मेशन शुड पास थ्रू वंस, एक बार आपके सामने से इंफॉर्मेशन गुजरना चाहिए, फिर दिमाग पिकअप कर लेगा उसको, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस लगवा रहे हैं वो जरूरी है, कोई अलग से एमसीक्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो बायोमेंटर्स में क्वेश्चन लगवाए जाते हैं देयर आर मोर देन इनफ, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे काफी अच्छा लेवल है, ठीक है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायोमेंटर्स के लेक्चर देखिए, डीपीएस लगाइए, रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए डेली का, बस कुछ नहीं करना, 700 से ऊपर नंबर आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, फॉलो कीजिए। चलिए, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।